और क्रिमिनल काउंसलिंग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम पहले, तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, उसमें एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आज की क्लास में, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं अबेटमेंट। वेयर एक्ट प्रोविजन देखो ध्यान से और उनको समझने की कोशिश करो। अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो बिल्कुल प्योरली बेयर एक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस बात ध्यान रखना, इसलिए बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, सेक्शन 107 में बात की गई है किसी बात का दुष्प्रेरण। यहाँ पे ये बताया गया है कि दुष्प्रेरण होता क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से जो है अबेटमेंट किया जा सकता है। और यहाँ पर अबेटर की साइड के एक्ट की बात की गई है कि जो व्यक्ति अबेटमेंट कर रहा है, यानी कि जो अबेटर है, उसके साइड से क्या क्या एक्ट जब वो करेगा तो अबेटमेंट कहलाएगा। ये सेक्शन 107 में स्पेसिफिकली बताया है। और 108 जिसकी हेडिंग का नाम ही है अबेटर, तो वहां पर लेकिन आपको ये बताया कि अबेटर होगा कौन। यहाँ पर 107 में क्या बताया है कि किस तरीके से अबेटमेंट किया जा सकता है, और अबेटर जो होता है जो किसी कार्य को दुष्प्रेरित कर रहा है, जब वो कोई कार्य का दुष्प्रेरण करता है तो उसकी क्या लाइबिलिटी है, ये तो यहाँ पर बताया ही है। अब जब 108 हम पढ़ेंगे वहां पर बताया कि अबेटर होगा कब, है ना, अबेटर होगा कब और कौन पर्सन कहलाएगा अबेटर। फिर वहां पर 108 में आपको एक चीज और जानने को मिलेगी कि अबेटर जब किसी अपराध को करने का अबेटमेंट करता है, किसी अपराध को, किसी ऑफेंस को दुष्प्रेरित करता है, और जिस पर्सन को दुष्प्रेरित किया गया है, जिस व्यक्ति को अबेट किया गया, जो अबेटेड पर्सन है, वो अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस से जब कोई एक्ट करता है या मना कर देता है करने से, या जो एक्ट अबेटमेंट किया गया है उसने वो किया लेकिन बिल्कुल एज इट इज नहीं हुआ, तो अबेटर की क्या लाइबिलिटी होगी। तो सेक्शन 108 में भी हमें बहुत हद तक अबेटर की लाइबिलिटी पढ़ने को मिलेगी और यहाँ पे भी मिलेगी। तो सबसे पहले तो समझते हैं अबेटमेंट होता क्या है। किसी चीज को अबेटमेंट करना या किसी चीज का दुष्प्रेरण करना होता क्या है। तो सबसे पहले 107 में आपको 3 क्लॉज दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कि कोई व्यक्ति किसी चीज का अबेटमेंट करता है कैसे। पहला, बाय इंस्टिगेशन मतलब उकसाकर, दूसरा बाय काउंस्पिरेसी षड्यंत्र रचकर, तीसरा अबेटमेंट बाय एडिंग सहायता द्वारा। तो ये 3 पॉइंट्स को पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि अबेटमेंट 3 तरीके से ही होता है। कैसे कैसे होता है, उकसाकर, काउंस्पिरेसी करके और किसी की सहायता करके। ठीक, अबेटमेंट होता किस चीज का, अबेटमेंट हमेशा अपराध का होता है, किसी ना किसी अपराध को किए जाने जो है अबेटमेंट अपराध को करने के लिए कर रहे हैं आप, कि कोई अपराध हो उसके लिए आप किसी को उकसा रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो क्या करता है। अब देखिए, जो व्यक्ति है वो 3 तरीके से दुष्प्रेरण करता है। हु इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, जो व्यक्ति उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। मतलब आप किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं, मतलब आप अबेटमेंट कर रहे हैं, आप अबेटमेंट के दोषी हैं। सेकंड, हु का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अबेटर की साइड की बात हो रही है। ये कौन व्यक्ति है जो अबेटमेंट कर रहा है, ठीक है। हु इंगेजेस विथ वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। अब क्या कह रहे हैं सेकंड में, कि वो व्यक्ति उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, यहाँ से वर्ड को पकड़िएगा, जो वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित हो रहा है किसी षड्यंत्र में। सम्मिलित हो गए आप, मतलब आपने अपनी
सहमति जता दी किसी कार्य को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए। यदि, लेकिन, तो जैसे ही आपने सहमति जता दी इस पॉइंट पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो हो गई, 120 वीक के लिए तो आप लायबल हो ही गए, ठीक। अब इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोक घटित हो जाए, तो अब जैसे ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई 120 बी के लिए आप लायबल हो गए, उसके बाद उस षड्यंत्र के अनुसरण में, मतलब उसके परसुएंस में अब वो एक्ट होना चाहिए तो ही अबेटमेंट का चार्ज लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इस क्लॉज का यही मतलब निकल के सामने आ रहा है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को कॉन्स्पिरेसी में एंगेज कर लेता है किसी कार्य को करने के लिए, और वो एक्ट या इलीगल ओमिशन अगर टेक प्लेस इन परसुएंस, कि अब वो जो षड्यंत्र रचा है उस षड्यंत्र के फलस्वरूप वो एक्ट हो गया है, वो इलीगल ओमिशन कमिट हो गया है, तो ही अबेटमेंट के लिए लायबल होगा पर्सन, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट में डिफरेंस यहीं पे समझ में आ गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ सहमति होना पर्याप्त है, एक्ट हो या ना हो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब कॉन्स्पिरेसी के द्वारा अबेटमेंट किया जा रहा है, तो अबेटमेंट किया जा रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में कुछ ना कुछ एक्ट भी कमिट होना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ एक्ट और इलीगल ओमिशन की बात हो रही है, ये नहीं कहा जा रहा है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझने वाली बात है, वो क्या कह रहे हैं कि जिस चीज का षड्यंत्र आपने रचा है उसके कॉन्सिक्वेंस में एक्ट होना चाहिए। मतलब इनका मतलब ये नहीं कि आपने अगर सोचा था कि किसी व्यक्ति का मर्डर करना है, दो लोगों ने षड्यंत्र रचा कि किसी व्यक्ति का मर्डर करना है, एक सी पर्सन था वो भी इनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। क्यों? क्योंकि जो डेड पर्सन जिसकी मृत्यु करने का प्लान बनाया जा रहा था वो इस सी पर्सन का भी दुश्मन था, तो ए बी के षड्यंत्र में सी भी शामिल हो गया कि ठीक है मैं भी जो है आपके इस प्लान में शामिल हूँ, मैं भी इसका मर्डर करूंगा। तो यहाँ पर सी जो है वो पहली चीज तो क्या होगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो गया। अगर ए और बी ने सी को उकसाया होता सपोज करिए, तो ये सेक्शन 107 के अंतर्गत भी आता। अब बात समझिएगा, सी यदि खुद से ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पर वर्ड हो रहा है हु एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन, यहाँ पर बात हो रही है कि जो उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि व्यक्ति खुद भी किसी क्राइम में सम्मिलित हो रहा है किसी षड्यंत्र में, तो वो खुद क्या है, अबेटर है। मतलब यहाँ पर अबेटर के तौर पे है वो पर्सन जो खुद अपनी सहमति से सम्मिलित हो रहा है, ठीक है। तो अब जो सी पर्सन जो है उसने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन कर लिया। तो अब जब ए बी और सी जेड का मर्डर करने के पर्पज से कोई ना कोई एक्ट कमिट करेंगे, तब अबेटमेंट का चार्ज सी पर लगेगा, ना कि अगर कोई एक्ट नहीं करते, इनका प्लान मतलब ये जो है सी जो है नहीं करता जेड का मर्डर बाद में आगे जाकर, तो फिर क्या होता, अबेटमेंट का चार्ज लगता है या नहीं लगता, ये भी हम आगे पढ़ेंगे 108 में, ठीक है। तो अभी तो क्या है, ये कोई भी पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जैसे ही जुड़ा, यहाँ पर वर्ड देखिए, जो उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, मतलब खुद से भी सम्मिलित हो रहा है। तो बाय कॉन्स्पिरेसी आप ही अबेटमेंट कर रहे हो, दो लोग तो अपराध कर ही रहे थे, वो तो षड्यंत्र रच ही रहे थे, आपने उनको रोकने की बजाय आपने क्या किया, आप भी कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित हो गए, तो आप अबेटर हो। वो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल है और मर्डर करेंगे तो मर्डर के लिए लायबल होंगे, और आपकी दोहरी भूमिका हो जाएगी, आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी चार्ज लगेगा, आपके ऊपर अबेटमेंट का भी चार्ज लगेगा और मर्डर का भी लगेगा, कि आप तो अबेटर के तौर पे भी काम करके आए है ना। अब देखिए यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट है अबेटमेंट बाय एडिंग, सहायता द्वारा। तो हु इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, जो उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोक द्वारा साथ सहायता करता है। अब आप किसी ना किसी पर्सन की जो कोई अपराध करने जा रहा है, आप उसको अपराध करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, कि आप उसको जो वो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको अपराध करने में उसके
और ज्यादा फैसिलिटी दे रहे हो कि ठीक है भैया तुम और अच्छे से अपराध कर लो, तो ये भी एक टाइप का अबेटमेंट ही होता है। अब अपराध में अपराध करने में सहायता देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। अपराध में सहायता देने का मतलब कोई ना कोई कार्य भी हो सकता है और अवैध लोक भी हो सकता है। मतलब आप उसको कुछ मीन्स प्रोवाइड करा सकते हो, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, या अगर आप किसी पद पर हो, जिस पद पर रहते हुए आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपराध को होने से रोको, लेकिन आपने क्या करा, अपने उस दायित्व का जो है पूर्ति नहीं की। आपकी ड्यूटी थी अपराध को होने से रोकना, आप ऐसे पद पर हो जहां पर आपकी ड्यूटी अपराध को होने से रोकना, लेकिन आपको पता था कि सामने वाला पर्सन अपराध करने वाला है, उसके बावजूद आपने इलीगल ओमिशन किया, आपने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की, आपने अपनी आंखों के सामने अपराध होने दिया, या आप जानबूझ करके इधर उधर हुआ कि अपराध हो जाए, तो ये क्या किया आपने, बाय एडिंग, ये माना जाए कि आपने सहायता दी, अपनी ड्यूटी को फुलफिल ना करते हुए आपने उस सामने वाले पर्सन को सहायता प्रोवाइड कर दी कि वो जो है अपराध कमिट कर ले। तो ये जो पर्सन है जिसकी लीगल ड्यूटी थी, जिसने इलीगल ओमिशन किया, ये कौन, इसके ऊपर क्या चार्ज लगेगा, अबेटमेंट का। जो भी पर्टिकुलर अपराध घटित हुआ है उस अपराध को अबेटमेंट करने का चार्ज इस पर लगेगा। अब ये तो हुआ 3 पॉइंट, ठीक, कि किस किस तरीके से हो सकता है, इंस्टिगेशन, काउंस्पिरेसी और सहायता देना। अब इसमें समझने वाली बात यह है, पहले पॉइंट को समझेंगे, इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन किस किस तरीके से हो सकता है, तो इसके साथ एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पढ़ा जाएगा। यहाँ पर इंस्टिगेशन में कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट और बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन इंक्लूड है, कि यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन से या बिल्कुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये भी इंस्टिगेशन का ही प्रकार माना जाएगा, कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन करता है, दुर्व्यपदेशन या बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स कि जो चीज जैसी है आप उसको वैसा नहीं बता रहे हो, आप उसको अपोजिट बता रहे हो। आपको पता है कि ये ए पर्सन है, लेकिन आप उसको कह रहे हो कि नहीं ये ए नहीं, ये तो जेड है। जैसे हमने अभी इसके साथ इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है, ए अ पब्लिक ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जेड। का एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है, इसको या को अरेस्ट करने जाना है कोर्ट के ऑर्डर से। B knowing that fact and also that C is not Z। अब ये जो B एक व्यक्ति है था, उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि गा या नहीं है, का को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि गा ही या है, और तद द्वारा सा से का से गा को गिरफ्तार करवा देता है या पकड़वा देता है। यहाँ खा गा के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। B knowing that fact and also that C is not Z willfully represents to A that C is Z। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये C पर्सन को Z बता रहा है, जबकि वारंट किसके खिलाफ निकला है, Z के खिलाफ। लेकिन जो पुलिस अधिकारी इसको पकड़ने आया तो इस B ने क्या किया, जानबूझ करके कहा कि C ही Z है। क्यों, ताकि वो पुलिस ऑफिसर सी को पकड़वा, मतलब सी को गिरफ्तार करके ले जाए। तो आप ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एंड देयरबाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू एप्रीहेंड सी, और जानबूझ करके सी को एप्रीहेंड करवा दिया। हियर बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द एप्रीहेंशन ऑफ सी। तो यहाँ पर खाने गा के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण किया। तो अगर आपसे एग्जाम में ये इलस्ट्रेशन पूछेंगे तो आपको 4 ऑप्शन देंगे कि ये जो अबेटमेंट किया है, अबेटमेंट तो किया है तो कंफर्म है, तो अबेटमेंट कौन सा वाला किया, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय काउंस्पिरेसी या अबेटमेंट बाय एडिंग। तो यहाँ पर है क्या, उकसाने द्वारा, क्योंकि इसमें क्या है, एक टाइप से मिसरिप्रेजेंटेशन, प्रवंचना की ना, आप उत्प्रेरित कर दिया, आपने सामने वाले को उकसा दिया कि नहीं नहीं सर ये ही जेड, तो वो सामने वाले जो है सी को पकड़ ले गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये इलस्ट्रेशन एज इट इज एग्जाम में आएगा, क्या लगाना है, इट इज अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। ये
अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन है, ठीक, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण है। अब इसी तरीके से मटेरियल फैक्ट भी हो सकता है, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। आप जिस तथ्य के बारे में आप जानते हैं कि ये तथ्य ऐसा है, आप जानबूझकर उस तथ्य को छुपा लो, और उस तथ्य को छुपाने के पीछे आपका आशय क्या है कि जो सामने वाला पर्सन है उसको लॉस हो, और फिर आप किसी व्यक्ति को उकसाओ कि नहीं नहीं ये चीज तो ऐसी ही है, आप ऐसा कार्य कर लीजिए, और वो सामने वाला व्यक्ति वैसा कार्य कर दे, तो क्या होगा, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन ही माना जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन में बिल्कुल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, जिसको बताने के लिए, जिसको डिस्क्लोज करने के लिए हम बाउंड होते हैं, वो भी इंस्टिगेशन का एक प्रकार होता है। अब और क्या, और किस किस तरीके से इंस्टिगेशन किया जा सकता है, तो वो भी आपको वीडियो देखिए, बताती हूँ मैं, एक मिनट। देखो, इंस्टिगेशन करने के तरीके ये होते हैं कि किसी पर्सन को आप बाय ऑर्डर देकर भी इंस्टिगेट कर सकते हो। डायरेक्ट इंस्टिगेशन, देखो डायरेक्टली इंस्टिगेशन कैसे होगा, डायरेक्टली इंस्टिगेशन होगा कमांड देकर, किसी को ऑर्डर देकर, किसी को काउंसलिंग देकर, एनकरेजमेंट करके उसका, ठीक है, सजेशन देकर, मतलब आप इस तरीके से किसी को सजेशन दो एक्टिव होकर के, बिल्कुल बाय वर्ड, कि एक काम करो तुम ऐसे से ऐसा काम कर लो, तो आपने सजेशन दे दिया। तो आपने देखा, जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं हम, देखो ऑर्डर का देखते हैं पहले। ए ऑर्डर्स हिज सर्वेंट बी टू बीट सी। ए मालिक जो है वो अपने नौकर बी को आदेश देता है कि तुम जाकर सी की पिटाई करो। Here A would be liable for instigating B to cause hurt to C. तो यहाँ पर जो A मालिक है वो किसके लिए लाइबल होगा, दुष्प्रेरण कैसा वाला, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करने के लिए। तो यहाँ पर जो A है वो लाइबल है फॉर इंस्टिगेटिंग B टू कॉज हर्ट टू C। C को उपहति कारित करने के लिए अबेटमेंट करने का दोषी होगा उसका मालिक बाय इंस्टिगेशन, उकसाने के द्वारा, ठीक। अब यहाँ पर एक और इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है, वो ये है कि जब कभी भी कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कोई बात कह रहा है, तो वो अबेटमेंट मानी जाएगी। वो अबेटमेंट सिर्फ तभी मानी जाएगी जब वो किसी क्रिमिनल इंटेंशन से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कह रहा है। यदि जनरली किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कोई बात कही है और अनफॉर्चुनेटली कोई गलत काम हो गया, तो उसके लिए आप उसको अबेटमेंट का चार्ज नहीं लगा देंगे, ठीक। ये भी बात ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई बात कह रहा है कुछ करने के लिए, लेकिन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन कह रहा है नॉर्मली, तो अबेटमेंट का चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, देखो। अब दूसरी चीज, एक चीज और होती है कि आपने sometimes even an indirect suggestion amounts to instigation provided it is affirmative and likely to produce the desired result। कभी कभी आप किसी व्यक्ति को कुछ चीजें सजेस्ट करते हैं, बाय सजेशन इंस्टिगेशन कैसे होगा, मतलब आप सामने वाले के दिमाग में इस तरीके की बात बोल दो, उसको सजेस्ट कर दो ऐसा कुछ चीज कि उसके दिमाग में भ्रम पैदा हो जाए, और जो रिजल्ट आप कॉज करवाना चाहते हो, मतलब आपने बात अफर्मेटिव बोली, आप बात इस ढंग से बोल रहे हो कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप कोई पॉजिटिव बात बोल रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन ये है कि उसका कोई ना कोई रिजल्ट नेगेटिव निकले, और अगर वो रिजल्ट नेगेटिव निकल आता है तो अबेटमेंट के लिए आप चार्ज हो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस देखिए, ए न्यू दैट बी वाज लाइकली टू मीट एम वाइफ डब्ल्यू। ए जानता था कि बी एक पर्सन जो है वो एम की बीवी से मिलने वाला है, एम की बीवी जो डब्ल्यू है उससे मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर
व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है? व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है आप नो लोगों को? मैम। नो मैम। नहीं मैम। नहीं हो रहा है। जो बात समझाती जा रही हूँ वो सब समझ में आता जा रहा है? कहीं कोई डाउट तो नहीं क्रिएट हो रहा अभी? नो मैम। देखिए, ये वाला पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, मतलब आप इनडायरेक्टली तरीके से कोई बात कह रहे, कहते ना डायरेक्टली नहीं आप उकसा रहे हो, एक होता डायरेक्ट उकसाना, इनडायरेक्ट उकसाना। आपने क्या कहा, डायरेक्ट नहीं उकसा रहे हो कि अरे तुम्हारी बीवी तो जो है, मतलब तुम डायरेक्ट ये नहीं कह रहे हो किसी पर्सन से तेरी बीवी बहुत जो है कैरेक्टर वाइज बहुत खराब है और ऐसा है वैसा है और तुम उकसा दो उसको मारने के लिए, तो ये डायरेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट कैसे, यहाँ पर क्या है इलस्ट्रेशन में देखिए क्या हो रहा है। ए जो पर्सन है ये है यहाँ पर कौन, अबेटर, ये उकसा रहा है। A with a view, A knew that B was likely to meet M's by W. इस A को पता है कि एक पर्सन है B, ये मिलने वाला है W से, W फॉर वाइफ, किसकी वाइफ, M की वाइफ, ठीक है। ये कौन है, हस्बैंड। A अबेटर, B अबेटर, ठीक है। ये किसको उकसा रहा है, हस्बैंड को। ए जो है एम को उकसाने के लिए बोल दे, ए जो है ए को पहले तो ये पता है कि ये जो एक बी जो है ये एक थर्ड पर्सन, ये एम की बीवी से मिलने जाने वाला है, ठीक है, फॉर एन इनोसेंट पर्पस। और उसको ये भी पता है कि वो बहुत इनोसेंट पर्पस से किसी काम से मिलने जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में कुछ है, वो अपने काम से मिलने के लिए डब्ल्यू से मिलने जा रहा है जो एम की बीवी है, इनोसेंट पर्पस से मिलने जा रहा है। लेकिन इस ए की किसी बात पे सिकशन होगी भाई इसकी बीवी से, और ये चाहता हुआ अंदर अंदर की इसको जो है मारना है, तो ये इसको उकसाने के लिए, इसके हस्बैंड को उकसाने के लिए क्या बोल देता है एम से, ये कह देता है ए विथ अ व्यू टू प्रोवोक एम, ए एम को गुस्सा दिलाने के, मतलब प्रोवोक मतलब इसको गुस्सा दिलाने के आशय से एम से कहता है दैट the like M tells him that the likely meeting between B and W is for some elect person. ये कहता है कि तुम्हारी बीवी जो है बी पर्सन से मिलने वाली है और इनके बीच में जो है कुछ गलत संबंध है, और इस तरीके की बात बोल देता है कि ये लोग जो है किसी गलत इंटेंशन से मिलने वाले हैं, दोनों कुछ गलत कार्य करने के पर्पज से मिलने वाले हैं। नाउ हियर सिंस द सजेशन वाज मेड बाय ए विथ अ व्यू टू प्रोवोक एम टू अटैक बी, तो यहाँ पर जो एम ने ए ने जो बात बोली किस इंटेंशन से बोली, एम को प्रोवोक करने के इंटेंशन से बोली, एम को गुस्सा दिलाने के आशय से इसने ये बात बोली कि इसको गुस्सा आए और ये जो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को क्या करे, पिटाई लगाए, इस पर अटैक करे या इसको मार डाले, जिस ठीक है, इसने इसको गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझ करके बोला कि एम जो है इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ही वुड बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। तो जेड का जो इंटेंशन था वो इसके हस्बैंड को प्रोवोक करने का था कि ये जो है प्रोवोकेशन में आ जाए और अपनी बीवी को क्या करे, कुछ ना कुछ हर्ट कॉज करे या मारे, जो भी करे। तो जैसे ही इसने इसको अबेट किया, ये लाइबल हो गया काय के लिए, अबेटमेंट। तो ये कैसा अबेटमेंट है, अबेटमेंट बाय इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन। बात को घुमा फिराकर तुमने कर दिया, तो किया तो तुमने उकसाया ही है, सामने वाले को उकसाया है, इस तरीके की बात बोलता, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, तो ये होता है इनडायरेक्ट। एक इनडायरेक्ट तरीका और होता है कैसा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो भी देख लीजिए, बाय लेटर, पत्र द्वारा। ध्यान रखना ये लेटर वाला जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो बाय लेटर, पत्र द्वारा यदि किसी को आप उकसाते हैं तो वो कैसा उकसाना कहलाता है, इनडायरेक्ट कहलाता है, अप्रत्यक्ष उकसाना, इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, बाय लेटर
किसी को यदि कोई क्राइम करने के लिए उकसाया जाता है तो ये क्या होता है, कौन सा इंस्टिगेशन होता है, इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम इलस्ट्रेशन। Where A writes a letter to B instigating thereby to murder C। जहां पर A एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, B को एक लेटर भेजता है, ठीक है, ये L फॉर लेटर। A जो है B को एक लेटर लिख करके उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, किस चीज के लिए, C को मर्डर करने के लिए, कि जो C व्यक्ति है इसका क्या करना है, मर्डर करना है बाय लेटर। The offense of abatement by instigation is complete। तो ये जो इसने B को उकसाया है, अबेटमेंट किया है बाय लेटर, तो ये कंप्लीट कब होता है, किस कंडीशन पे होता है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वाली टर्म्स चल रही है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी हम पढ़ते हैं ना कि कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर भी जो इंस्टिगेशन का जो अपराध है कि इसने बाय अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन किया है, तो ये इज कंप्लीट एज सून एज द कंटेंट ऑफ द लेटर। तो लेटर में जो कुछ भी लिखा है, वो जो कंटेंट है, वो कंटेंट जैसे ही नोन टू बी, जैसे ही बी को उस पत्र की अंतर्वस्तु के बारे में पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वैसे ही अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। कब कंप्लीट होगा, व्हेन कंटेंट ऑफ लेटर known to तो जब लेटर के कंटेंट बी को जैसे ही पता चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अबेटमेंट का जो अपराध है वो क्या है, कंप्लीट। ठीक है। अबेटमेंट का अपराध कैसे कंप्लीट हो जाएगा, लेटर वाले कंडीशन में, जैसे ही लेटर के कंटेंट के बारे में बी को पता चलेगा। इफ द लेटर नेवर रीचेस टू बी, अब ये जो लेटर जो है, ए को बी के पास जो ये लेटर है ये पहुंचे ही ना, तो क्या होगा, ये जो लेटर है ये कभी पहुंचेगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाया, कभी बी के पास नहीं पहुंचेगा। तो इट इज ओनली एन अटेम्प्ट टू अबेट बट नॉट अबेटमेंट। तो ध्यान रखना, अबेटमेंट का अटेम्प्ट भी होता है, क्योंकि अबेटमेंट अपने आप में अपराध है। तो अगर ये पत्र कभी बी तक नहीं पहुंच पाएगा तो अबेटमेंट तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं कि लेटर नेवर रीचेस, इफ लगा लेना यहाँ पर, इफ अगर लेटर कभी नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू अबेटमेंट, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट। ठीक है, तो अब ये अबेटमेंट का प्रयत्न करना कहलाया, अगर लेटर नहीं पहुंच पाया तो। प्रयत्न क्यों कहलाया, क्योंकि अटेम्प्ट हर उस कार्य का होता है जो अपराध होता है। तो अबेटमेंट अपने आप में अपराध है, ध्यान रखना, अबेटमेंट अपने आप में एक संपूर्ण अपराध है। भले ही जिस अपराध को करने के लिए अबेटमेंट किया गया है वो अपराध कमिट हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन ये अपने आप में अपराध है, इसलिए इसका अगर प्रयत्न भी किया गया है तो वो अटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाएगा। कहाँ, सेक्शन 511 में, क्योंकि अबेटमेंट के अटेम्प्ट के लिए कोई अलग से धारा नहीं बताई गई है। तो ध्यान रखना ये वाली बात भी, कि ऐसे जितने भी अपराध आईपीसी में है जिनकी अटेम्प्ट के लिए अलग से कोई सेक्शन मेंशन नहीं है, तो उनके अटेम्प्ट का प्रावधान कहाँ मिलता है, सेक्शन 511 में हर उस अपराध के अटेम्प्ट के बारे में प्रावधान है जिसकी अलग से कोई धारा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अटेम्प्ट टू मर्डर, तो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए तो 307 अलग से बनी हुई है,
सेक्शन 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो इसलिए वहां 511 की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अबेटमेंट, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट, उकसाने का प्रयत्न की कोई धारा नहीं है, इसलिए वो डील होगी कहां से? 511 से। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो केस लॉ है वो देख लीजिए, जिनके फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला केस आप लिख सकते हैं, कौन सा? पहला केस आप लिख सकते हो क्वीन वर्सेस मोहित का। क्वीन वर्सेस मोहित, क्वीन वर्सेस मोहित का केस आप लिख लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि a woman prepared herself to become sati in the presence of the accused person। यहाँ पर ये वो वाला केस है, सती वाला, ठीक है, ध्यान रखना, सती वाला। इस केस में एक महिला अपने आप को सती करने के लिए प्रिपेयर हो रही होती है बहुत सारे पर्सन्स के सामने, समाज वालों के सामने। तो ये जो समाज वाले होते हैं ये भी इसको, इसकी फॉलो कर रहे होते हैं, इसके साथ चल रहे होते हैं, राम राम करते हुए। आपने देखा होगा अर्थी उठती है तो राम राम बोला जाता है, तो राम राम करते हुए इस पति, इसके पति की अर्थी और इस सती महिला जो सती होने वाली इसके साथ जा रहे होते हैं। और उसमें से एक व्यक्ति इससे कहता है, इस औरत से, कि आप भी राम राम जो है बोलिए। तो ये सब क्या है, इसको फॉलो कर रहे हैं, कोई इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये एक टाइप से इसको उकसा रहे हैं, ठीक है। आप मना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे। आप मना नहीं कर रहे हो, लेकिन साइलेंट अप्रूवल है आपका। क्यों है साइलेंट अप्रूवल? क्योंकि आपका जो काम है उसके साथ शमशान घाट तक जाना, राम राम बोलते हुए जाना, उसको हेल्प करना वहां पर जलने के लिए, तो ये सब क्या है, आप उकसाने वाले काम कर रहे हो। तो ये भी क्या है, इसमें क्या माना गया, ये इट वॉज हेल्ड दैट ऑल दोज दैट फॉलोड हर, वो सभी जो उसका उसके पीछे पीछे जा रहे थे, टू द पेयर एंड स्टूड बाय हर क्राइम, राम राम उसके आसपास खड़े थे, राम राम बोल रहे थे, वुड बी गिल्टी ऑफ अबेटमेंट एज दे एक्टिवली कन्विक्ट एंड द एक्ट ऑफ बिकमिंग सती। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्टिवली उसको वो कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो ये अबेटमेंट है। ठीक, ध्यान रखना। तो इसमें ये ध्यान रखना कि सभी गिल्टी, आपको ऑप्शन में क्या पूछ सकते हैं कि वो सभी मेंबर्स जो है वो किस अपराध के लिए है, तो वो अबेटमेंट के लिए है। ठीक है, अब उसके बाद अब देख लीजिए सेकंड वाला पॉइंट, अबेटमेंट बाय काउंस्पिरेसी। तो अबेटमेंट बाय काउंस्पिरेसी बिल्कुल सिंपल है। अबेटमेंट बाय काउंस्पिरेसी में बस आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली तो क्या याद रखनी है, पहले तो ये याद रखना है अबेटमेंट बाय काउंस्पिरेसी में कि जब भी किसी अपराध को काउंस्पिरेसी द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा करने के लिए उकसाया जाता है, तो उस काउंस्पिरेसी के कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो जिस चीज का काउंस्पिरेसी की जा रही है उस चीज को होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंस में कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए। ठीक, इसके साथ पढ़ा जाएगा एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ 108। देखिए 108 का एक्सप्लेनेशन 5 क्या है। 108 का एक्सप्लेनेशन 5 क्या बात करता है, देखते हैं। देखिए, it is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should consult the offense with the person who commits it, if it is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed। तो पहला पॉइंट तो काउंस्पिरेसी वाले में ये है कि जिस अपराध को करने के लिए काउंस्पिरेसी की गई है और उसके द्वारा अबेटमेंट किया गया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस में वो एक्ट हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि जो पर्सन है जो अबेटमेंट कर रहा है, अबेटर जो है जिसने अबेटमेंट किया है बाय काउंस्पिरेसी,
तो जो अबेटर है ये जरूरी नहीं है कि जिस पर्सन को अबेटमेंट किया गया है या जो पर्सन काउंस्पिरेसी का पार्ट है, 3 लोग हैं 4 लोग हैं, अबेटर एक है और उस षड्यंत्र के मेंबर 4-5 हैं, तो अब ये जरूरी नहीं है कि जो अबेटर है वो पर्सनली उन 4-5 मेंबर्स के साथ मिलकर ही उसने षड्यंत्र किया हो। उसने उस 5-6 लोगों में से उसने अगर अपना प्लान एक के साथ भी डिस्कस किया था और उस दूसरे व्यक्ति ने 3 और लोगों को जोड़ दिया है ये बताए बिना कि प्लान ए का है, लेकिन वो 3 लोग भी उस षड्यंत्र में जुड़ गए, मतलब उस काउंस्पिरेसी का पार्ट बन गए, तो भी जो मेन है, जो जिसने उकसाया है उस अपराध को करने के लिए, तो वो ये बेनिफिट नहीं ले सकता कि मेरे ऊपर अबेटमेंट का चार्ज क्यों लग रहा है, अपराध तो डी ने किया है और मेरा डी से कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, मैंने तो बी से जो है अबेटमेंट किया था, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा। ये है 108 का एक्सप्लेनेशन 5 जो पढ़ा जाएगा क्लॉज 2 और 107 के साथ, ठीक है। तो इसमें आपको एक इलस्ट्रेशन भी दिया है, मैं शेयर कर देती हूँ इलस्ट्रेशन, 1 मिनट, ये देखिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए, यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है, ठीक है ना। तो इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन से बिल्कुल क्लियर होगा। A consults with B a plan for poisoning Z, या को विष देने के लिए का एक योजना खा से मिलकर करता है, ठीक है। तो योजना किसके बीच है, ए और बी के बीच है। क्या योजना है कि जेड को जहर देके मारना है। इट इज एग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, दोनों के बीच में यह सहमति हो जाती है कि विष कौन देगा, ए देगा, बी जो है नहीं देगा, ए जो है वो पॉइजन देगा। बी देन explains the plan to C, mentioning that a third person is to administer the poison, but without mentioning A's name. अब यहाँ पर जो ये B है वो क्या करता है, एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लेता है। B जो है इस योजना के बारे में किसको बताता है, खा तब यह वर्णित करते हुए गा को यह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, मतलब अब बी ने सी को इन्वॉल्व कर लिया कि तुम जो है जहर लाके दे दो, कोई तीसरा व्यक्ति जो है ना वो जहर देगा, किंतु का नाम नहीं लेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये किसका प्लान, मेन प्लान है किसका, है ना, है कौन ये करने वाला, लेकिन इसने सी को बता तो दिया। अब क्या हुआ, C agrees to procure the poison and procures and delivers it to B for the purpose of its being used in the manner explained, और C जो है वो विष को प्राप्त करने के लिए सहमत हो जाता है कि मैं लाकर दे दूंगा, और उसे लाकर दे देता है, उपाप्त करके मतलब लाकर दे देता है, समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए खा को परिगत कर देता है, मतलब उसको बता देता है कि किस किस तरीके से तुम्हें लाके देना है, कौन सा वाला लाके देना है ना, अच्छी ब्रांड कराना भाई, सामने वाला एक ही बार में मर जाए, ऐसा नहीं बच जाए, ठीक है ना। तो वो उसको पूरे तरीका समझा देता है, एक्सप्लेन कर देता है, तो वो उस तरीके से जो सी जो है बी को ला करके दे देता है, का विष देता है, परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर ए ने क्या किया, जैसा प्लान बना था दोनों के बीच में उसने दे दिया और या की मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ यद्यपि का और गा ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा था, तो अब यहाँ पे ए और सी के बीच में तो कोई बात नहीं हुई थी, ए एंड सी हैव नॉट कॉन्स्पायर्ड टुगेदर, yet C has been engaged in the conspiracy in pursuance of which Jed has been murdered. C has therefore committed the offense defined in this section and is liable to the punishment for murder. इसलिए क्या हुआ, यहाँ यद्यपि का और गा ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, तो भी गा उस षड्यंत्र से सम्मिलित रहा है, उसके अनुसरण में, जिसके अनुसरण में या की हत्या
की गई है, इसलिए गा ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सी जो है वो इस धारा के अंदर लाइबल हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये बताइए कि ए, बी और सी में से अबेटर कौन है? अबेटर कौन है? ए होगा मैम। मतलब बात समझ में नहीं आई। एक्सप्लेनेशन को एक बार अच्छे से पढ़ो। It is not necessary to the commission of the offense of abatement by conspiracy that the abater should consult the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. 107 अभी हमने जब पढ़ा तो हमने जब बोला कि क्रिमिनल मतलब बाय कॉन्स्पिरेसी भी अबेटमेंट होता है, तो उसमें वर्ड क्या यूज किए गए 107 में? हु इंगेजेस। देखो 107 की लैंग्वेज मैम सी होगा फिर तो। आप सही पकड़े। यस मैम। हु, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है? हु इंगेजेस विथ वन और मोर अदर पर्सन, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन रहा है ना, वो अबेटमेंट कर रहा है। भाई जिसने षड्यंत्र रचा है अपराध को करने का, वो तो अपराधी है ही, वो तो उसको अपराध करने ही वाला है। अबेटर कौन है यहाँ पर? उकसाने वाला व्यक्ति कौन है? सी है ना। सी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन हुआ ना, अगर वो जहर लाकर देता ही नहीं तो अपराध को करने से रोकना चाहिए ना उसको। तो तुमको बी ने बताया कि एक थर्ड पर्सन जो है, हम और वो जेड को मारने का प्लान बना रहे हैं, तो हमें जहर ला करके दे दो। तो तुमने भी उस कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब तुमने तो उकसा दिया ना उसको और करने के लिए, मना करने की बजाय। तो यहाँ पर अबेटर कौन है? सी है। बात समझ में आई? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो व्यक्ति पार्ट बनता है और उसमें सम्मिलित होकर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सम्मिलित होकर उसके परसुएंस में, ये जो भी प्लान बना है उसके परसुएंस में कोई एक्ट करता है, मतलब यहाँ प्लान क्या बना था? जहर देने का, जहर लाने की बात थी। तो सी पार्ट बना और उसने प्रोक्योर कर दिया। क्या कर दिया? इन परसुएंस ऑफ दैट प्लान उसने जहर लाकर दे दिया, और फिर जैसा कि प्लान बना था, ए ने जहर जेड को दे दिया और जेड मर गया। तो यहाँ अबेटर कौन है? सी है। सी लाइबल होगा 108 के अनुसार। क्लियर? और ए और बी जो है वो मर्डर के लिए और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो की ही उसका चार्ज और प्लस मर्डर। क्लियर? अभी कोई डाउट? बाकी लोगों को क्लियर हुआ? ठीक। अब कभी भूलना मत ये वाला पॉइंट। यहाँ पर बात हो रही है कि जो इंगेज होता है कॉन्स्पिरेसी में वही। ठीक, आगे देखो। तो हमेशा 107 के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले, मतलब ये जो सेकंड वाला पॉइंट, इसके साथ क्या पढ़ेंगे हम? एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ 108। यहीं कहीं पर आप लोग, यहाँ जो दूसरा वाला पॉइंट ना, यहाँ पर यहाँ लिख लो, रीड विथ एक्सप्लेनेशन 5 ऑफ 108। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कॉन्स्पिरेसी पर रिलेटेड, क्योंकि अब कॉन्स्पिरेसी इज अ पार्ट ऑफ अबेटमेंट, तो ये कहीं ना कहीं साथ में ही चलते हैं, है ना। तो एक केस लॉ है जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो देखिए। अब ये वाला तो हमने पढ़ा था केस लॉ इंस्टिगेशन पे, ठीक है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन पे ये वाला।
ये वाला जो केस लॉ पढ़ा था हमने क्वीन वाला, ये क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने इंस्टिगेशन पे। ठीक, अब हम देख रहे हैं काउंस्पिरेसी वाले पे। काउंस्पिरेसी वाले पॉइंट पर केस लॉ लिखिए, इंपॉर्टेंट केस लॉ। पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट देखिए, किस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कन्विक्शन, कन्विक्शन फॉर काउंस्पिरेसी, कन्विक्शन फॉर काउंस्पिरेसी। ठीक है, षड्यंत्र के लिए 2 सिद्धि, इस पॉइंट पर देख रहे हैं, षड्यंत्र के लिए 2 सिद्धि। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर काउंस्पिरेसी इफ द चार्ज अगेंस्ट ऑल अदर काउंस्पिरेटर्स हैज फेल्ड। ध्यान रखना, काउंस्पिरेसी में कम से कम 2 पर्सन तो होते ही हैं। तो काउंस्पिरेसी में जब तक जो जितने भी काउंस्पिरेटर्स हैं, अगर सभी के अगेंस्ट चार्ज फेल हो गया है, तो सिर्फ एक पर्सन को काउंस्पिरेसी के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 4 लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा, क्रिमिनल काउंस्पिरेसी करी। ठीक है, क्रिमिनल काउंस्पिरेसी करी है 4 लोगों ने, और 4 लोगों में से जो 3 लोग हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया, प्रूफ नहीं हो पाई काउंस्पिरेसी, है ना। और ये 3 लोगों को कर दिया गया क्या, एक्विट, मतलब इनको मुक्त कर दिया गया कोर्ट से, इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल पाए, सिर्फ एक के खिलाफ मिले। तो जब 3 के खिलाफ प्रूफ नहीं हो पाया, तो इस एक को भी क्या करना पड़ेगा, इस एक को भी छोड़ना पड़ेगा कोर्ट को। ये रूल होता है कन्विक्शन ऑफ काउंस्पिरेसी का। क्यों? क्योंकि जब काउंस्पिरेसी का चार्ज लगा है, तो काउंस्पिरेसी की सेक्शन 120A में क्या कहा है कि मिनिमम 2 पर्सन तो होना ही चाहिए, तभी काउंस्पिरेसी का अपराध घटित होगा। तो जब 3 के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक्विट हो गया, तो एक को क्रिमिनल काउंस्पिरेसी का चार्ज लगा ही नहीं सकते आप। क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर काउंस्पिरेसी इफ द चार्ज अगेंस्ट ऑल other conspirators has failed or if all other conspirators are acquitted। या तो चार्ज फेल हो जाए या बाकी के लोग एक्विटेड, मुक्त कर दिए जाएं। तो अगर एक पर्सन बस बचता तो उसको हमेशा छोड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट पर लीडिंग केस है क्या, इस पॉइंट पर लीडिंग केस है आपका हरधन चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, लीडिंग केसेस पर इसलिए कहा गया कि एक अकेले व्यक्ति को हम काउंस्पिरेसी का गिल्टी नहीं मान सकते, क्योंकि अकेला व्यक्ति काउंस्पिरेसी कैसे कर सकता है ना, 2 लोग तो होना ही चाहिए, तो इसमें छोड़ दिया गया था। तो पॉइंट जो याद रखना है वो क्या, आप इसमें लिख सकते हैं कि नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर काउंस्पिरेसी इफ अदर काउंस्पिरेटर्स आर एक्विटेड। ठीक है, no person can convicted for conspiracy if charge fails against all conspirators or if all other conspirators are acquitted। ठीक है,
हिंदी में लिखा तो हिंदी में भी लिख लीजिए कि कोई किसी एक व्यक्ति को कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है यदि सभी कॉन्स्पिरेटर्स के विरुद्ध चार्ज फेल हो जाता है या सभी को मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये केस याद रखना, हरधन चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या हो गया? एक्सेप्शन भी तो था एक उसमें, उसका एक्सेप्शन भी तो था इसमें कि one person can be convicted under the हमने उस सेक्शन में conspiracy हमने काउंसलेसी में देखा था ना, पढ़ा था ना, वही तो हम कह रहे हैं। काउंसलेसी में हमने केस लोग सारे देखे थे कि 1% कन्विक्ट कब होगा। एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि कन्विक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कन्विक्शन की, कि यदि सब एक्विटेड हो गए, यहाँ पर क्या है, कन्विक्शन हो ही नहीं पाया। वही तो बात हो रही है ना कि एक सिंगल पर्सन कन्विक्ट नहीं होगा अगर बाकी के अदर एक्विट हो गए, मुक्त हो गए, उनके ऊपर चार्ज नहीं, मतलब उनका सिद्ध नहीं हो पाया, काउंसलेसी सिद्ध नहीं हो पाई, अपराध सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन वो हमने पढ़ा था कि यदि अपराध सिद्ध हो चुका है कि हाँ क्रिमिनल काउंसलेसी के जरिए अपराध हुआ है, 4 लोगों ने किया है, लेकिन वो फरार है 3 लोग, एक पकड़ा गया है, लेकिन कन्विक्शन हो गया चारों के खिलाफ, मतलब सिद्ध हो चुका है, तो फिर उसको क्रिमिनल काउंसलेसी का चार्ज होगा। बस पकड़े नहीं गए हैं, वो फरार हो गए, भाग गए, पकड़े नहीं गए, लेकिन कन्विक्टेड है। बात समझे? कन्विक्टेड मतलब जो आपके ऊपर चार्ज लगे हैं वो सिद्ध हो जाए। यहाँ पर बात हो रही है कि चार्ज ही फेल हो गए, वर्ड करो, चार्ज ही फेल हो गए, और अदर काउंसलेटर एक्विटेड मतलब कोर्ट की द्वारा मुक्त कर दिए गए, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, सिद्ध नहीं हो पाया कि चोरी की थी उस कंडीशन में। लेकिन अगर अपराध सिद्ध हो जाता है क्रिमिनल काउंसलेसी का कि हाँ भाई क्रिमिनल काउंसलेसी हुई है और ये लोग काउंसलेटर्स, अपराध सिद्ध हो गया, तो फिर सिंगल पर्सन को भी कन्विक्ट किया जाएगा, भले ही बाकी के पकड़े नहीं। ये था, ठीक। अब लास्ट पॉइंट इसका अबेटमेंट बाय एड, ये और देख लेते हैं लास्ट, ठीक है, 107 कंप्लीट हो जाए हमारी। तो देखो, सहायता द्वारा प्राप्त करना, तो इसमें तो बस 2 चीज याद रखना है आपको। सहायता वाले में क्या याद रखना है कि सहायता के अंतर्गत सिर्फ कार्य नहीं आता, सहायता के अंतर्गत और क्या आता है, इलीगल ओमिशन आता है। ठीक है, देखिए अबेटमेंट बाय एडिंग, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण बाय एड, काउंसलेसी बाय एड। तो यहाँ पर याद रखना, सहायता का मतलब क्या होता है, एक्ट और ओमिशन दोनों, एक्ट और ओमिशन दोनों आ रहा है इसमें। कार्य और अवैध लोग, ठीक। पहली चीज तो ये याद रखना कि किसी कार्य द्वारा सहायता करो या अवैध लोग द्वारा सहायता करो। अब इसमें आपको जानने लायक बात ये है, यहाँ पर इसके साथ हम पढ़ते हैं क्रिमिनल काउंसलेसी, सॉरी बाय थर्ड वाले पॉइंट के साथ हमें पढ़ना है इसका एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए पहले क्या लिखा, whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that act। ये कुछ केस तो अभी दिख रहे होंगे, ये भी डाल के रख लेना, एम्परर वर्सेस उमी और श्री राम वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1995। ठीक है, केस लॉ कभी पूछे कि किस पर है तो याद रखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पहले या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और एतद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, क्या मतलब है इनका कहने का? इनका कहने का मतलब ये है कि आप सहायता द्वारा अबेटमेंट कर रहे हो, ये कब कहा जाए,
ये तब कहा जाएगा जब आप कोई काम, जिस व्यक्ति को, कोई अपराध जो व्यक्ति करना चाहता है, उसको करने में कुछ ऐसे कार्य आप कर देते हो कि आप उसको और ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हो कि वो अपना काम और अच्छे से कर दे। तो अगर आप किसी व्यक्ति को उसके काम को करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो और उसके कॉन्सिक्वेंस में वो काम हो भी जाएगा, तो वो कहा जाएगा कि सहायता द्वारा। लेकिन ये एक्ट, फैसिलिटी वाला एक्ट होगा कब? या तो वो कमीशन करने के पहले या समय। मतलब कोई व्यक्ति चोरी करने आया, आपने देखा चोरी करने आया है, तो आप उसको हेल्प करने के पर्पज से दरवाजा खोल दो जानबूझ करके कि हाँ भाई चोरी कर ले। तो आप चोरी करने आए, जब कमीशन कर रहा है उस समय आपने हेल्प कर दी, या पहले से आपने हेल्प कर दी। आप पहले से चोर के पास गए और आपने बोला कि मैं रात में दरवाजा खोल के रखूंगा, तुम आकर के चोरी कर लेना। ठीक है, आपने दरवाजे खोल के रखा, चोर जो है चोरी करके ले गया, तो आपने क्या किया? अबेटमेंट किया। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं हम, ये चोरी से लेकर रिलेटेड है। यहाँ पर कहा है mere intention to facilitate, even coupled with an act calculated to facilitate is not sufficient to constitute abatement unless the act which it is intended to facilitate actually takes place। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपका इंटेंशन है कि कोई अपराध को करने में आप क्या करो? फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओ। आपका इंटेंशन है और आपने उस इंटेंशन के तहत कोई कार्य भी किया, लेकिन तब भी ये जो फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी के एवज में आपने जो कार्य किया है वो सफिशिएंट नहीं है अबेटमेंट के अपराध को गठित करने के लिए, जब तक कि ऐसा एक्ट which it is intended to facilitate actually takes place, जब तक वो एक्चुअली में वो कार्य हो ना जाए तब तक अबेटमेंट का लायबल नहीं होता इस वाले पॉइंट पे। and is facilitated thereby, for instance, for example, if a servant keeps open the gate of his master's house so that thieves may enter and thieves do not come, he cannot be held to have abated the commission of theft। एक नौकर अपने मालिक का दरवाजा खोलकर रखता है इस इंटेंशन से कि चोर आएंगे और चोरी करके ले जाएंगे, और दरवाजा खुला रहेगा तो उनके लिए ये क्या होगी? एक फैसिलिटी होगी। मतलब उसका इंटेंशन है कि चोरी हो, और उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसने फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी, गेट खोलकर रख दिए कि चोर आएंगे और चोरी हो जाएगी, लेकिन चोर नहीं आए। तो इस पॉइंट पर ये अबेटमेंट ऑफ कमीशन थेफ्ट की अबेटमेंट के लिए लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये सिर्फ मियर इंटेंशन है, अभी तुम्हारे दिमाग में था ये कि चोरी हो जाए, और अपने इंटेंशन को कंप्लीट कराने के लिए आपने गेट खोल दिए। बात समझना? लेकिन अभी तक तुमने ना तो चोर को बोला, ना चोर तुम्हारे घर पे आया था, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चोर ने दरवाजे खोलकर, नौकर ने दरवाजे खोलकर रख दिए मालिक के कि चोर आएंगे और चोरी करके ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको लायबल नहीं माना गया। बट इफ सच अ पर्सन आफ्टर हैविंग ओपन्ड द डोर और बिफोर इट informs possible thief that he is going to keep the door open, then he encourages by his conduct to commit theft। लेकिन यदि नौकर दरवाजा खोलने के पहले या दरवाजा खोलने के बाद पॉसिबल थीव्स को इन्फॉर्म करता, मतलब उसको जो पॉसिबल चोर है, मतलब उसको लग रहा है कि जो है ये जो है व्यक्ति चोर है, उनको यदि जाकर के वो इन्फॉर्म करता, क्या इन्फॉर्म करता? दैट ही इज गोइंग टू कीप द डोर ओपन, कि वह जो है घर के दरवाजे खोलने वाला है। देन तो ये जो कंडक्ट है उसका, फिर उसने जाकर के चोरों को इन्फॉर्म किया कि मैं जो है दरवाजा खोलकर रख रहा हूँ, ये इन्फॉर्म करा, तो ये क्या है? उसके कंडक्ट से वो क्या कर रहा है? चोरी को एनकरेजमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर वो लायबल माना जाएगा बाय हिज कंडक्ट, ये क्या कर रहा है? सहायता दे रहा है। ठीक है, so in this stage he was liable to encouragement by his conduct to commit theft and is guilty of abatement by instigation। तो ये भी क्या है? सहायता द्वारा नहीं है, ये
इंस्टिगेशन द्वारा माना जाएगा। ध्यान रखना, इस कंडीशन में सहायता तो कहीं से कहीं तक मानी ही नहीं जाएगी। सहायता तब मानी जाती है जब एट द टाइम ऑफ ऑफिस। अब देखो यहाँ पर इस सहायता द्वारा कब माना जाएगा, यदि सपोज करिए ये एक हाउस था और यहाँ पर ये जो पर्सन है वो चोरी करने के आशय से खड़ा हुआ है और यहाँ से बी और सी गुजर रहे हैं। बी और सी ने देख लिया कि ये ए जो है यहाँ पे चोरी करने के पर्पज से है इस हाउस में, तो ये बी और सी जो है ये ए के पास जाते हैं और इससे बोलते हैं कि तुम इस घर में चोरी करने जा रहे हो, हम लोगों के लिए भी ये सामान जो है चोरी कर लाना। और ये बी और सी जाकर के इसको कुछ साधन मुहैया करा देते चोरी करने के लिए कि तुम ऐसे चले जाओ, यहाँ से चोरी कर लेना। तो ये कहते कि ये क्या कर रहे हैं, ये इसकी हेल्प कर रहे हैं, तो बाय एड। तो यहाँ पर ये सहायता द्वारा क्या करते, चोरी करने के लिए कहलाते। तो एक काम करते हैं, हम घर में चले जाते हैं, हमारा जो ये जेड का मकान है ये हमारे पहचान के है, तो हम चुपचाप चले जाते हैं और इनका जो है गेट खुलवा लेते हैं और तुम आकर के चोरी कर लेना। तो ये यहाँ पे सहायता देना होगा। क्यों, क्योंकि ये उस टाइम पे कमीशन, एट द टाइम ऑफ कमीशन इन्होंने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ये जो घर था इसके दरवाजे पहले से, ये जो इसका नौकर है क्या कह रहा है, पहले से खोल के रख रहा है। इंटेंशन है बस इसका कि यहाँ पर चोरी हो जाए, लेकिन चोर आए नहीं तो अबेटमेंट हो गई नहीं। दरवाजे खोलने के बाद ये जा रहा है चोर से बोलने के लिए कि भाई मेरे ये दरवाजे जो है ये खुले हैं, तुम यहाँ से आना और एंट्री कर लेना, चोरी कर लेना। तुम ये क्या कर, यहाँ पे तो उकसा रहे हो, एड नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बाय इंस्टिगेशन, बाय वर्ड्स तुम उसको उकसा रहे हो कि मैं गेट खोल रहा हूँ, तुम जाके चोरी कर लेना। तो यहाँ पर बाय इंस्टिगेशन, बाय एड नहीं। एड कब माना जाएगा, एट द टाइम ऑफ कमीशन, एट द टाइम ऑफ कमीशन। ध्यान रखना, कमीशन के टाइम पे अगर अब ये जेड इसके घर में ऑलरेडी चोरी करने घुस रहा होता, ए को नहीं पता, घुस रहा होता और सडनली ए जो है इसका माइंड डाइवर्ट हो जाता और ए जो है देख लेता कि जेड चोरी करने घुस रहा है और जानबूझकर के उस टाइम पे फिर दरवाजा खोल देता, बोलता कुछ नहीं बस दरवाजा खोल देता कि ए जो है यहाँ पर जाए और चोरी कर ले, तो कहलाता क्या कि इसने सहायता की है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, चोर वाले आप लोग एक बार ध्यान रखना, ये चोरी वाला जो इलस्ट्रेशन है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। चोरी वाले इलस्ट्रेशन में एक बार ध्यान रखना, इसमें जो सहायता देने की बात हो रही है, तो जो चोरी वाला इलस्ट्रेशन है, आप लोग चाहो तो सीधा सीधा लिख लो। चोरी वाले इलस्ट्रेशन में बाय इंस्टिगेशन हो रहा है, इंस्टिगेशन अबेटमेंट माना जा रहा है, और बाय काउंसलिंग। किस वाले मैटर में, मास्टर और सर्वेंट, मालिक और नौकर वाला जो इलस्ट्रेशन है उसमें यदि नौकर गेट खुला छोड़ देता है, गेट खुला छोड़ने के बाद वो जाकर के बोलता है कि मैंने गेट छोड़ दिए हैं, आप जाकर चोरी कराइए, तो वो बाय इंस्टिगेशन में आएगा, इसको सहायता करना नहीं माना जाएगा। अगर मतलब गेट जाकर बोल देता है और फिर गेट खोल देता है। फिर सेकंड कंडीशन में ये बता रहे हैं, अब अगर ये जाकर के चोर के साथ मिलाता और एग्रीमेंट कर लेता पहले से कि मैं गेट खोल करके रखूंगा, तुम आकर के चोरी कर लेना, तो ये बाय काउंसप्रेसी कहलाता है। ठीक है, तो अगर बाय एग्रीमेंट पहले से जाके एग्रीमेंट कर ले तो काउंसप्रेसी कहलाएगा, और गेट खोलते समय या खोलने के बाद बोले कि मैं गेट खोल रहा हूँ, आप जाकर चोरी कर लेना, तो बाय इंस्टिगेशन कहला रहा है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी सहायता देकर चोरी करवाने का नहीं है इसमें, मास्टर और इसमें। ठीक, क्लियर। अब एक इलस्ट्रेशन है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वो देखिए। ए एक व्यक्ति होता है, ए एक पर्सन है,
ये बी को उकसाता है कि सी का जो है क्या करो, मर्डर कर दो बाय सेइंग मारो। ए क्या कह रहा है, बी से मारो, ये बी को बोल रहा है मारो सी को मारो, तो ये क्या कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है। मारो मारो कहना मतलब तुम क्या कर रहे हो, उकसा रहे हो सामने वाले को, ठीक है। एंड डी, अब अचानक से डी एक पर्सन आया, पुट्स अ लाठी, डी ने बी के हाथ में क्या दे दिया, डी ने बी के हाथ में एक लाठी दे दी। ये कह रहा है मारो और डी ने लाठी दे दी। डी पुट्स अ लाठी इनटू बीज हैंड एंड सी इज किल्ड और सफर्ड इंजरी। तो बी ने ये जो लाठी डी ने दी, इस लाठी से इसको मारा, तो सी जो है या तो इसकी मृत्यु हो गई या फिर बहुत इसको इंजरीज आ गई। तो अब यहाँ पर ए जो है वो तो लायबल है काय के लिए, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, क्योंकि ये बोल रहा है सिर्फ। और सहायता किसने दी, इसने जाके लाठी दे दी, डी ने जाके लाठी दे दी, तो डी विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट बाय एडिंग। ये है अब एड, मतलब तुमने सीधा सीधा साधन हाथ में दे दिया, ये तो सिर्फ बोल रहा था मारो मारो, तो ये उकसा रहा था, इंस्टिगेट बाय वर्ड्स। और ये है एड, सहायता, मतलब हाथ में जाके लाठी दे दी, तो बाय एडिंग, ठीक है। बिकॉज ही हैड फैसिलिटेटेड द एक्ट बाय पुटिंग अ लाठी, तुमने लाठी देकर इस एक्ट को क्या कर दिया, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि लो भाई हाथ से क्यों मारो, डंडा ले लो, आराम से मारो, डंडे से मारो, ठीक है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी into B's hand and the act has actually been committed। और प्लस क्या हुआ, लाठी दे दी और इस लाठी से बी ने सी में जड़ भी दिया, तो एक्चुअली कमिटेड भी हो गया। तब ये भी ध्यान रखना, एड वाली कंडीशन में एक्ट एक्चुअली कमिट भी होना चाहिए, सच में वो कार्य होना भी चाहिए। अगर ये डंडा हाथ में दे देता लेकिन ये डंडा मारता नहीं तो नहीं होता, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे वो एक्ट होना भी चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट बताइए। यस मैम, क्लियर है। फिर हमने कल एक केस लिखवाया था, वो केस लिख लिया था, एम्परर वर्सेस फियाज हुसैन, वो केस लिख लीजिए, एम्परर वर्सेस फियाज हुसैन। उसमें एक लाइन में फैक्ट्स लिखना चाहो तो लिख लो। जमींदार वाला केस है कि जमींदार अपना घर पुलिस ऑफिसर को इस इंटेंशन से किराए पर देता है कि वो घर को सस्पेक्टेड जो चोर है उसको टॉर्चर करने के उपयोग में आएगा, तो ये क्या है, ही वॉज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट, तो अबेटमेंट का दोषी माना जाएगा, ठीक है। एम्परर वर्सेस फियाज हुसैन। फिर था एम्परर वर्सेस रामलाल, ये वाला कौन सा केस था, रामलाल वाला बताओ। ये सती वाला केस था, इसमें बल्कि लोग उसको मना भी करते हैं और पुलिस में जाके बताते भी हैं, फिर भी वो स्त्री नहीं मानती है, उसके साथ जाके घाट पे मतलब राम राम करते हुए जाते हैं, तो उसमें फिर इसमें सबको लायबल मान लिया जाता है अबेटमेंट के लिए, है ना। तो दे ऑल वर हेल्ड गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। तो यहाँ पर अबेटमेंट बाय एड है ये, है ना, क्योंकि वो सती हो भी जाती है, ये लोग मना करते हैं लेकिन बाद में उसकी हेल्प कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये बाय एड है, और बाद में वो सती भी हो जाती है ना, एक्चुअली में हो जाता है वो काम, ठीक। क्वीन वर्सेस कालीचरण का भी एक केस है, वो भी लिख लीजिए। ये इलीगल ओमिशन पे है, अवैध लोग, एड बाय अवैध लोग, मतलब वो सहायता, अवैध लोग द्वारा सहायता पर, एड बाय इलीगल ओमिशन। क्वीन वर्सेस कालीचरण, इसमें एक हेड कांस्टेबल होता है जो जानता है कि कुछ पर्सन likely to be tortured for the purpose of extorting confession purposefully kept out of the way he was guilty of abatement। मतलब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो एक पर्सन को बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं कि वो कन्फेशन कर ले, तो ये जो हेड कांस्टेबल होता है ये जानते हुए भी कि लोग जो है यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है कि ताकि वो कन्फेशन कर ले, जानबूझकर वहां से हट जाता है, तो ये कहा गया कि ही वॉज गिल्टी of abatement within the meaning of explanation 2।
मतलब इसने इलीगल ओमिशन द्वारा अबेटमेंट किया, कि टॉर्चर करने दिया, है ना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि अबेटमेंट अपने आप में अपराध है, इसलिए इसका अटेम्प्ट भी माना जाता है। अबेटमेंट का अटेम्प्ट भी होता है, कौन सी सेक्शन के अंतर्गत माना जाएगा? 511, ठीक। ये होती है हमारी सेक्शन 107 के पूरे पॉइंट, मतलब हमने कवर कर लिए। ठीक है, समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर हो गई बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब कल देखेंगे 108 में, और थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद बाकी की जो सेक्शन है वो जल्दी जल्दी सिर्फ बैरक से ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए कल पढ़ते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल। ओके मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। Good night, ma'am. Thank you. वेलकम।